हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने चैनल में एक नई शीशांगवांग लॉन्ग स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है द शैडो ऑफ चॉइस। आई होप गाइस आपको पसंद आएगी ये स्टोरी। ये स्टोरी एक गॉड और एक कल्टीवेटर के बीच की लव स्टोरी है। गाइस, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। के फर्स्ट सीन में हमें एक केव को दिखाया जाता है जहाँ पर एक एक पर्सन जो कि एक फार्मर, एक मतलब नॉर्मल सा फार्मर अपने नीस में बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक कैंडल्स थी, ठीक है, कैंडल्स ना चल रखी थी एंड वो अपने ना सर को नीचे झुकाया हुआ था। उसके सामने एक पर्सन की मूर्ति थी। वो पर्सन मूर्ति थी ना, वो काफ़ी काफ़ी अच्छी तरीके से बनाई गई थी एंड वो उसके लंबे बाल एंड उसने जो रोब्स पहना हुआ था ना, वो मतलब ऐसी आसानी से ही उस गॉड की जो क्या कहते हैं मूर्ति है ना, स्टोन की मूर्ति, उसे देख कर ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है वो गॉड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिख रहा है, मतलब सामने से सिर्फ मूर्ति को देखते ही। देन वो जो पर्सन होता है ना, जो हमारा नॉर्मल सा फार्मर होता है ना, वो अपने सर झुका रहा होता है उसके कदमों पे एंड बोल रहा होता है, प्लीज़ गॉड हीलिंग पैक्यार्ड, प्लीज़ गॉड हीलिंग पैक्यार्ड, मेरी विश को पूरा कीजिए, मेरी विश को पूरा कीजिए, ऐसा कहकर वो बोल रहा था। एंड अपने साथ लाए हुए बकेट में जो क्या कहते हैं फ्लावर्स थे ना, वो उसके कदमों में डाल रहा था। कंटिन्यूस ऐसे ही इंसिस्ट करने के बाद और इतने ही क्या कहते हैं वहाँ पर जो भी होता ना, इंसेंस बर्नर लगाने के बाद देन तभी वहाँ पर एक मिरेकल होता है एंड वहाँ पर एक पर्सन प्रकट होता है। वो पर्सन ने ब्लैक कलर की रोब पहनी हुई थी, उसके बाल लंबे थे एंड उसने अपने अपने आइज़ में ना एक सिल्वर कलर का मास्क पहना हुआ था। उसके जो रेड रिबन जो हवा में फ्लोट कर रहा था वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा था। यहाँ पर जैसे ही वो पर्सन देखता है कि वो मूर्ति एक इंसान में कन्वर्ट हो गई है जिसका जो हाइट है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड वो उसकी तरफ देखता है। वो पर्सन उसकी आंखों में नहीं देख पाया था क्योंकि उसकी आंखें ना बिल्कुल रेड थी एंड यहाँ पर ना वो पर्सन जानता था इससे के साथ आंखें नहीं मिलाना है गॉड ईलिंग पैक्यार्ड के सामने। तो यहाँ पर ईलिंग पैक्यार्ड गहरी आवाज़ में बोलता है, कहूँ तुम्हें क्या चाहिए, मुझे पता है तुम यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मांगने ही आए हो। तो यहाँ पर वो बोलता है, ईलिंग पैक्यार्ड, मैं पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने मेरा प्रार्थना को माना एंड मेरे सामने आ गए हो। मैं कुछ चाहता हूँ ईलिंग पैक्यार्ड। यहाँ पर जो हमारा ईलिंग पैक्यार्ड गॉडेस था वो बोलता, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ पर मैं सिर्फ पूरा तो करने आया हूँ सबकी विश। तो यहाँ पर वो जो क्या कहते हैं हमारा फार्मर होता ना, वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जो छोटी सी बच्ची है जो कि सिर्फ 12 साल की है, उसका जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्या क्या आप उन्हें बचा सकते हैं। सारे जितने भी वहाँ पर हीलर्स हैं ना, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। मैं अपनी बच्ची से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, हीलिंग पैक्यार्ड प्लीज़। तो हमारा जो हीलिंग पैक्यार्ड होता ना, उस फार्मर की तरह देख रहा था। वो फार्मर काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। फार्मर जब बार बार हमारी हीलिंग पैक्यार्ड गॉड से इंसिस्ट कर रहा था कि उसका जो बेटी है ना 12 साल की, उसे बचाया जाए। तो यहाँ पर हमारा जो हीलिंग पैक्यार्ड बोलता है, तो तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो, ओके, मैं तुम्हारी बेटी को बचाने को तैयार हूँ, मैं उसे पहला जैसा कर दूंगा एंड तुम जानते हो ना मैं अपना सारा वादा निभाता हूँ। यहाँ पर वो जो फार्मर था ना, वो बार बार हमारे जो हीलिंग पैक्यार्ड के कदमों में ना अपने सर रखे जा रहा था एंड बोला था, आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। मैंने लोगों से सुना था कि आपसे कुछ भी मांग दिया जाए तो आप उसे पूरा करते हैं एंड मैंने ये सही सुना। लाइन इतना बोलता है वो, तभी वो बोलता है, क्या तुमने ये भी सुना है कि मैं विश करने के बदले कुछ लेता ज़रूर हूँ। यहाँ पर वो ये बोलता है तो हमारा जो पर्सन होता है वो बोलता है, मैंने सुना है। आप क्या चाहते हैं, आप जो भी कहेंगे मैं बिल्कुल मानने को तैयार हूँ। आफ्टर ऑल मेरी बेटी के बदले मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ, मैं अपना जान भी देने को तैयार हूँ, ऐसा वो बोल रहा था। यहाँ पर जो हीलिंग पैक्यार्ड थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा काइंड पर्सन थे, काम पर्सन थे, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आ जाता था ना, तो वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को हिलाने की ताकत रखते थे। यहाँ पर जो हीलिंग पैक्यार्ड है ना, उनका ना एक केव में एक मंदिर है, ठीक है। तो क्या कहते हैं उस मंदिर में ना जिसको भी विश पूरी करनी है ना, तो वो आ सकता है, लेकिन वहाँ पर एक रूल है कि अगर वो अपना विश को पूरा करना चाहते हैं तो उसके बदले उन्हें कुछ ना कुछ हीलिंग पैक्यार्ड को वापस में देना पड़ेगा, जो कि जैसे हम एक बलि देते हैं ना, तो उसी हिसाब से। तो ये हीलिंग पैक्यार्ड का ना था। तो यहाँ पर जो हीलिंग पैक्यार्ड है ना, वो ना वो डार्क डार्क पावर का गॉड है, लेकिन जो लोग हैं ना, फार्मर लोग जो होते हैं ना,
मतलब जो कि कल्टिवेटर नहीं होते वाइट पावर वाले, वो ईलिंग पैक्जियाट के पास में आया करते थे, क्योंकि ईलिंग पैक्जियाट ही एक ऐसा पर्सन था जो कि इस दुनिया में सब कुछ कर सकता था। वो किसी भी मरते हुए इंसान को जीवित कर सकता था, एंड किसी भी एक मतलब क्या बोलते हैं बूढ़े इंसान को जवान भी बना सकता था, एंड या उसको किसी भी एक मतलब पुअर इंसान को रिच बना सकता था। ऐसा ईलिंग पैक्जियाट का पावर था, जो कि क्या कहते हैं आज तक इस कल्टीवेशन वर्ल्ड एंड जो नॉर्मल वर्ल्ड होता ना उसमें से किसी के पास ऐसा पावर नहीं था जो कि हमारी ईलिंग पैक्जियाट के पास था। यहाँ पर हमें दिखाते हैं, वो पूछता है कि ईलिंग पैक्जियाट आप क्या चाहते हो बदले में। तो हमारा जो ईलिंग पैक्जियाट होता ना वो हंसता है एंड बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम बस अपनी क्या कहते हैं बेटी का ख्याल रखो, इतना वो कहता है। तो हमारा जो वो फार्मर था ना वो ईलिंग पैक्जियाट की तरफ देखता है एंड बोलता है, क्या आप सिर्फ इतना चाहते हैं, आप कुछ पैसे या फिर बदले में कुछ और नहीं चाहते हो। तो ईलिंग पैक्जियाट देख रहा था, अरे वो क्या ही देगा उसे, वो तो बेचारा इतना सा फार्मर था जिसके ना कपड़े भी ढंग से नहीं थे, उसके जो क्या कहते हैं कपड़े थे ना वो कई जगह से फटे हुए थे। तो ये ईलिंग पैक्जियाट देख रहा था, माना ईलिंग पैक्जियाट एक डार्क डार्क एनर्जी का गॉड है, लेकिन वो सबके लिए वो जो क्या कहते हैं जो लोग होते हैं ना, जो क्या कहते हैं जिनकी सच्चाई आंखों में देखी जाती है, जो लालची नहीं होते, जो मन से जो बस अपनी फैमिली के लिए आते हैं ना, वो ईलिंग पैक्जियाट उनको कभी भी ऐसे विश नहीं मांगा करता था उनसे। तो ईलिंग पैक्जियाट उससे बस यही मांगता है। एंड यहाँ पर जो वो पर्सन होता है वो बोलता है, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ईलिंग पैक्जियाट गॉड, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने मैंने क्या कहते हैं ये नहीं सोचा था कि आप मुझसे वापस में ऐसा मांगेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको क्या कहते हैं कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ। देन वो क्या करता है, एक छोटा सा एक बन का टुकड़ा होता है ना जो उसके पास होता है, एक गरीब के पास खाने के अलावा क्या ही होगा, तो वो ना वो बन का टुकड़ा वो हमारी ईलिंग पैक्जियाट के सामने रख देता है। ईलिंग पैक्जियाट एक छोटा सा स्माइल करता है उस मतलब बन के टुकड़े को देखकर एंड बोलता है, ये मेरे लिए काफ़ी है, एंड तुम फिक्र मत करो, तुम आराम से जाओ, तुम्हारा जो क्या कहते हैं तुम्हारी जो बेटी है ना वो एकदम एकदम सुरक्षित होगी, तुम फिक्र मत करो, वो ठीक हो चुका है। तो यहाँ पर वो ऐसे बोलता है, एंड वो जो आदमी होता है ना वो बोलता है, आपका बहुत सारा धन्यवाद, आप अब मैं आपको ही पूजा करूँगा, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप सारी गॉड में से अच्छे हैं। तो ईलिंग पैक्जियाट बोलता है हंसते हुए, कहता है नहीं, मैं अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि मैं डार्क पावर जो यूज़ करता हूँ तो मुझे अच्छा मानने की ज़रूरत है ही नहीं। तो वो बोलता है, नहीं, चाहे आप डार्क पावर यूज़ करते हो गॉड, लेकिन फिर भी आपने मेरी बच्ची का जान बचाया है, एंड उसके बदले में आपने मुझसे कुछ नहीं लिया है। तो ईलिंग पैक्जियाट बोलता है, लेकिन मैंने लिया तो है ना तुम्हारी बच्चे की सुरक्षा, और ऊपर से तुमने मेरे को अपना जितना भी पे बैक कर दिया है ये छोटा सा क्या कहते हैं रोटी का टुकड़ा देकर। वेल इससे क्या होता है मुझे पता है, क्या कहते हैं कि ये जो रोटी का टुकड़ा है ज़्यादा ज़्यादा कुछ तो मायने नहीं रखता है, लेकिन मैं जानता हूँ इसका जो महत्व है ना वो काफ़ी ज़्यादा है तुम्हारे लिए। एंड यहाँ पर वो ऐसे बोलता है, ईलिंग पैक्जियाट बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें और भी कुछ देना चाहता हूँ। इतना कहकर ईलिंग पैक्जियाट एक मैजिक करते हैं, उसके बाद उसे बोलते हैं, मैंने तुम्हें अपनी तरफ से कुछ दिया है, जाओ और उसे ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर वो बोलता है ठीक है। तब हमारा जो ईलिंग पैक्जियाट होता है ना उसके सर पे एक मतलब सहलाता उसका सर, एंड उसके बाद दोबारा से मूर्ति में गायब हो जाता है। वो पर्सन ईलिंग पैक्जियाट को देखता है, उसके बाद जितना भी बकेट में लाया हुआ उसका जितना भी इंसेंस बर्नर होता है और जितना भी वो फल लाया था ना ईलिंग पैक्जियाट के चरणों में लग देता है, और जितने भी फूल होते हैं ना लोटस के फूल वो भी चढ़ा देता है। यहाँ पर जो वो व्यक्ति होता है ना उस केव से बाहर निकलता है। केव से बाहर निकलने के बाद दोबारा से वो उसी केव के सामने अपने नी में बो करके उसे जो ग्राउंड है ना उसमें अपना सर रखता है एंड बोलता है, आपका धन्यवाद, इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें उस व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि वो जंगल को पार करते हुए जा रहा होता है। जंगल को पार करने के बाद एक विलेज आता है जो कि छोटा सा था। मार्केट से गुजरने के बाद वो पर्सन सीधा अपने घर की तरफ जा रहा था। देन वो उसे बहुत ज़्यादा जल्दी था, क्योंकि ईलिंग पैक्जियाट ने कहा है कि उसका बेटी सही हो गया, इसका मतलब ऑफकोर्स उसका बेटी सही होगा, क्योंकि ईलिंग पैक्जियाट कभी झूठ नहीं बोलता है। तो वो पर्सन भागते हुए जा रहा है, क्योंकि उसे अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार है। यहाँ पर वो जैसे ही अपने घर में पहुंचता है ना तो वो देखता है उसका घर की जगह वहाँ पर एक अच्छा सा रहने वाला क्या कहते हैं घर बन चुका है। एंड यहाँ पर ना वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था वो पर्सन।
यहाँ पर वो जो पर्सन होता है ना, वो जाता है फार्मर सा, तो वो बोलता है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। देन वो आसानी से उसके अंदर जाता है, मतलब घर के अंदर जाता है, एंड वहाँ पर देखता है उसका बेटी वहाँ पर क्या कहते हैं खेल रहा था। वो अपनी बेटी को देखता है एंड उसे आवाज़ देता है, बोलता है आयु। तो आयु उसकी तरफ देखता है एंड बोलता है बाबा आप आ गए। तो वो जब उसको भाग के जाती है, ऐसे गल लगा देती है एंड बोलता है बेटा तुम ठीक हो गए हो। तो वो बोलता है हाँ हाँ बाबा मैं ठीक हो गया हूँ। तो ये ऐसा बोलता है उसका बीवी जो आया था, एंड वो बोलता है आप आ गए आयु के बाबा। तो वो बोलता है हाँ मैं आ गया हूँ, लेकिन ये सब क्या है। तो हमारे जो आयु होता है ना, आयु की जो मम्मा होती है ना, वो बोलते हैं मुझे नहीं पता, ये सडनली हो गया पता नहीं कैसे। तो यहाँ पर ना हमारा जो आयु के बाबा होता है ना, उसे समझ आ जाता है ये सारा गॉड ईलिंग पैक्टियार्ड की वजह से हुआ। एंड ये सारी बात वो अपने आयु के जो मदर होती है ना उस सबको बता देती है। तो आयु की मदर ना बहुत ज़्यादा थैंकफुल होती है हमारी ईलिंग पैक्टियार्ड के लिए। यहाँ पर जो ईलिंग पैक्टियार्ड है ना, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ईलिंग पैक्टियार्ड ना सिर्फ गरीबों की मदद करा करते थे, जो ज़रूरतमंद होते थे, लेकिन जो लालची लोग होते थे ना, उनकी वो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा मदद नहीं करते थे, वो कम ही करा करते थे, उनको ज़्यादा कुछ नहीं देते थे, क्योंकि उनको ना देख सकते थे कि उनके पास जब कुछ सब कुछ है ना, फिर भी जो लोग होते हैं ना वो लालची होते हैं ना, इसी वजह से यहाँ पर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और पूरी श्रद्धा से हमारी ईलिंग पैक्टियार्ड को थैंक यू बोलते हैं। से हमें शीन शिफ्ट करा के दिखाया जाता है एक जगह का, जो कि काफ़ी ज़्यादा काम था। वो पहाड़ों के पीछे वो जगह थी, उस जगह में चारों तरफ जंगल के पेड़ ही थे, नदी के झरने थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा पीसफुल वाइब्स को वहाँ पर क्रिएट कर रहे थे। वो जगह काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। देन उसके बाद हमें एक क्या कहते हैं पेविलियन को दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक पर्सन गुचिन बजा रहा था। वो गुचिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से बजा रहा था, जिसे देखकर जो पशु पक्षी थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे मतलब उसके सामने जाके खड़े हो गए थे। वो गुचिन इतना ज़्यादा प्यारा बजा रहा था कि वो जो जिसकी गुचिन की ना जो वॉइस थी ना, उसमें ना जो पशु पक्षी है ना अपने सर हिला रहे थे, जैसे कि उन्हें वो गुचिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसकी आवाज़ उसकी वॉइस। तो ये वो बजा रहा था गुचिन। कुछ देर बजाने के बाद वो जो कामली पर्सन जो कि वाइट रोब्स में, जिसके सर पे वाइट रिबन था ना, वो अपनी आईज ओपन करता है एंड सभी जगह देखता है कि बहुत सारे पशु पक्षी उसके पास आए हैं। एंड ये देखकर ना वो एक छोटा सा स्माइल करता है एंड वो बोलता है ओह तुम्हें अच्छा लगा। वो सभी उसे देखते हैं एंड उसके बाद वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर वो पर्सन उन सभी को देखता है, एक छोटा सा दोबारा से वो स्माइल करता है एंड वो खड़ा हो जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो जो कामली पर्सन होता है वो गुचिन को बांधता है, उसके बाद अपने पीछे शोल्डर में उस गुचिन को बांध के फिर अपने पास, मतलब उस जो उनका वहाँ पर फॉरेस्ट था ना झरने के पास से, वो निकल जाता है अपने घर की तरफ। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो प्रिविलियन से निकल के अपने कबीले के पास जाता है ना, तो सबसे पहले वो जाता है सीधा हीलर के रूम में, हीलर इंपीरियल हीलर के रूम में, जहाँ पर एक पर्सन एकदम हमारा क्या कहते हैं उसका जो बॉडी था ना एकदम मतलब शांत था, बॉडीलेस मतलब सोललेस बॉडी थी वहाँ पर। एंड ये देखकर ना वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है, उसके ना फेस में जो क्या कहते हैं दुख था ना वो एकदम झलक रहा था। एंड वो पर्सन उसके पास जाता है। यहाँ पर जो हीलर थे ना, वहाँ पर 4 हीलर उस पर्सन को ना हील करने की कोशिश करते हैं, उसको क्या कहते हैं स्पिरिचुअल पावर्स दे रहे थे, लेकिन क्या कहते हैं वो जो बॉडी थी ना, जो लाइफलेस पड़ी थी, वो एकदम मूवमेंट नहीं कर रही थी, जिसे देखकर उस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। वो पर्सन उस पर्सन के पास जाता है जो कि वहाँ पर लाइफलेस बैठा हुआ था एंड वो ना हीलर को देखता है। हीलर जो कि बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, वो हीलर सबसे ज़्यादा टॉप के हीलर्स थे। यहाँ पर वो पर्सन बोलता है क्या कुछ हुआ क्या गगा ठीक हुए। तो वो बोलता है नहीं, क्या कहते हैं लीडर जो है हमारे वो अभी तक ठीक नहीं हुए। हमें समझ नहीं आ रहा है किस तरीके का स्पेल इनके पास पड़ा है, हमें ये समझ ही नहीं आ रही। ये बहुत ज़्यादा यूनिक टाइप का स्पेल है, जो इनकी जो बॉडी है ना और जो इनका कोर है ना उसे बना चुका है, सॉलिड बना चुका है। इसी वजह से इनका जो अंदर जो एनर्जी का जो फ्लो है ना वो बंद हो चुका है। इसी वजह से जो हमारे जो किंग है ना, वो उनका जो क्या कहते हैं कोर है वो ब्लॉक भी हो चुका है। यहाँ पर वो ये बोलता है एंड वो बोलता है देन क्या कहते हैं ये कब तक उठेंगे गगा। तो वो बोलता है कि बोलना तो मुश्किल है, लेकिन देखते हैं हम कोशिश करने की करते हैं। तो हमारा जो पर्सन बोलता है आप कोशिश ही तो कर रहे हैं 2 महीने से, लेकिन अभी तक इन्होंने एक चीज़ भी नहीं हिलाई, अपनी उंगली तक नहीं हिलाई इन्होंने। बोलते हैं हमें माफ़ कर दीजिए सेकंड मास्टर लान, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम ये पहली बार ऐसा केस को कर रहे हैं स्टडी, तो हमें नहीं समझ में आ रहा है इन्हें हुआ क्या है सच में। तो हमारा जो लान वांग जी है ना, जो सेकंड लास्ट मास्टर लान है गूसू का, वो देख रहा था उन इम्पीरियल डॉक्टर के पास। उसके बाद एक शाय करता है बोलता है
इनमें ये भी तो क्या कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा वहाँ पर एक बुजुर्ग इंसान का ना एंट्री होता है उस मतलब हीलर के प्रिविलियंस में। तो यहाँ पर वो पर्सन आता है एंड वो बोलता है क्या कहते हैं, जो लंजा होता है ना उसके ना शोल्डर में हाथ रख के, लानवांग जी काम डाउन रहो बेटा, वो ठीक हो जाएगा। तो हमारा जो लानवांग जी होता है ना वो पीछे देखता है जहाँ पर उसका अंकल करा था। वो बोलता है लेकिन अंकल पूरा 2 महीने हो चुका है, गगन ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया है, अब हम क्या करें हैं। तो हमारा जो वो होता है ना हमारे लंचा का जो क्या कहते हैं अंकल होता है ना जिनका नाम लान कुरैन होता है, वो बोलता है लंजा मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा अपने ब्रदर से प्यार करते हो एंड उसे उठा हुआ देखना चाहते हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमें पता भी तो नहीं है ना शुचैन को हुआ क्या है। तो यहाँ पर हमारा जो लानवंग जी होता है बोलता है देन पता कीजिए ना अंकल, मैं गगन को ऐसे नहीं देख सकता हूँ। तो यहाँ पर वो ऐसा बोलता है तो वो बोलता है हम कुछ ना कुछ करेंगे। यहाँ पर वो जो लंचा होता है और जो उसका गगा मतलब सॉरी अपना जो अंकल होता है ना वो लैंशजान के पास ही बैठे हुए होते हैं। बहुत देर तक यह ऐसे ही बैठने के बाद वो सोचते हैं कि अब उन्हें लैंशजान को अकेला छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर वो दोनों वहाँ से चलते हुए अपनी क्या कहते हैं वहाँ जाते हैं गार्डन में जहाँ पर एक टेबल लगाया गया था, दोनों गार्डन में बैठे हुए थे एंड जो हमारा कुरैन था ना वो हमारे टी को क्या कहते हैं निकालता है कितली से एंड वहाँ पर सर्व करता है दोनों को एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर ना जो वांगजी होता है ना वो सिर्फ टी को देख रहा होता है एंड उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। यहाँ पर हमारा जो कुरैन होता है ना वो अपनी नेफ्यू की तरफ देखता है एंड वो बोलता है क्या हुआ लान वांगजी, तुम पी क्यों नहीं रहे हो। तो वो बोलता है अंकल मैं ये सोच रहा हूँ कि गगो को किस तरीके से हम ठीक कर सकें, इतना 2 महीने हो चुके हैं तो इसका मतलब ये तो मैं समझ गया हूँ कि हीलर से कुछ नहीं होने वाला है, हमें कुछ ना कुछ मैजिक यूज़ करना पड़ेगा। कुरैन बोलता है लेकिन तुम क्या सोच रहे हो लानवंग जी। तो लानवंग जी बोलता है कि मुझे नहीं पता अंकल, मुझे इन सारी चीज़ों का खोज करना पड़ेगा, आप मुझे थोड़ा सा समय दे सकते हैं, क्या मैं गूसू से बाहर जा सकता हूँ। तो हमारा जो कुरैन होता है ना वो थोड़ा मतलब चुप होता है 1 मिनट के लिए, बोलता है लेकिन तुम गूसू से बाहर क्यों जाना चाहते हो। तो यहाँ पर हमारा जो लंजा होता है ना वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं और किसी क्या कहते हैं क्लान में जाके पूछूं, मतलब क्या पता क्या कहते हैं उनका इलाज मुझे कहीं ना कहीं मिल जाए। तो ऐसा वो बोलता है। तो कुरैन बोलता है ठीक है तुम चाहते हो तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें क्या कहते हैं जो पूरा फुल मून है ना उससे पहले आना होगा। फुल मून को तुम्हें पता है ना हमारे क्लान में क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा जो लंचा होता है वो बोलता है आप फिक्र मत कीजिए, मैं फुल मून से पहले ही आ जाऊँगा अंकल, आप फिक्र मत कीजिए, जस्ट शिजन का ध्यान रखिए एंड मैं कल ही निकलूँगा। हमारा कुरैन होता है ना वो लानवांग जी के ना जो शोल्डर है उसमें हाथ रखता है, बोलता है लानवांग जी मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा काबिल हो बच्चा, लेकिन कुछ ऐसा मत कर देना जिससे कुछ भी हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो दोनों नेफ्यू है ना वो बिल्कुल सुरक्षित रहे, आखिरकार मेरे पास फैमिली के नाम पे तुम दोनों ही तो हो। तो लंचा बोलता है आप फिक्र मत कीजिए अंकल, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, मैं गगा को वापस लेके आऊँगा, ऐसा वो बोलता है। एंड हमारा जो लैंशजन होता है बोलता है मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा काबिल हो लानवांग जी। पर जो हमारे अंकल एंड नेफ्यू एक दूसरे के साथ मतलब ऐसी थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन करते हैं, देन उसके बाद ये दोनों टी को पी लेते हैं। उसके बाद जो हमारे लंचा होता है ना वो अपने रूम में आ जाता है। जिंदगी में आने के बाद हमारा लंचा सीधा अपने जितने भी क्या कहते हैं जो भी चीज़ थे ना वो सारा पैक कर लेता है। अपना जितना भी थोड़ा बहुत रोप्स थे ना 3 रोप्स को लेकर वो अपने जो मैजिक क्या कहते हैं पॉकेट था ना उसमें डाल देता है। एंड उसके बाद सारी चीज़ें जितना भी उसका डेली एक्टिविटी के लिए यूज़ करी हुई चीज़ें होती हैं वो सारी उस पॉकेट में डाल देती है। यहाँ पर हमारा जो लंचा होता है ना उसे कल निकलना था। अब हम ऑलमोस्ट हमारी जो नाइट हो चुकी थी। लानवांग जी ना आखिरी बार अपने गगो के पास जाता है जो कि अभी भी लाइफलेस पड़े हुए थे। लानवांग जी अपने गगो को ना जो हाथ होता है उसे अपने हाथ में रखता है एंड बोलता है गगो आप फिक्र मत कीजिए, आपका प्यारा सा भाई लंचा आपको उठा के रहेगा, चाहे उसे अपनी ज़िंदगी का बलिदान देना क्यों नहीं पड़ा। एंड मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता गगा। तो ऐसे बोलता है। यहाँ से हमारा ना लानवांग जी की आंखों से एक आंसू स्लाइड होकर सीधा हमारा जो लान से चैन है ना उसके ना हाथ पे गिरता है। एंड हमारा जो लंचा होता है ना ये चीज़ देखता है। थोड़ी देर अपने गगा के साथ रहने के बाद जो हमारा लानवांग जी होता है ना वहाँ से खड़ा हो जाता है एंड अपने जिंगशी की तरफ जाता है। जिंगशी के बाद जाने के बाद उसके बाद वो मेडिटेशन करता है कुछ देर तक, गुजिन बजाता है थोड़ा बहुत अपने जो दिल है ना उसे काम करने के लिए। उसके बाद वो जाके सो जाता है क्योंकि 9 बज चुके थे एंड क्लाउड रेसेस का ये रूल था कि 9 बजे तक सो जाया जाता है। एंड उसे कल सुबह जल्दी भी तो उठना रहता ना क्योंकि उसे जर्नी में तो निकलना था, क्योंकि ताकि अपने जो गगा का ना जो इलाज है वो किसी और क्लान में ढूंढ सके और किसी हीलर के पास जा सके ताकि वो अपनी गगा को
सही कर सके, क्योंकि जो हमारा लंजा है ना वो अपने गगा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। फिर हमारा जो लान वांग जिता ना वो सो जाता है एंड हमारा जो गूसे है ना वहाँ पर एक बैल बजती है। इसका मतलब है अब पूरे 9 बज चुके हैं एंड वो इस बैल का ये भी मतलब है कि जितने भी लोग जो उठ रखे हैं ना वो सो जाए। एंड यहाँ पर बैल 3 बार बजती है एंड उसके बाद सभी लाइट बंद कर देते हैं, मतलब अपने जो लालटेन है उसे बुझा के सो जाते हैं। सो गाइस आज का पार्ट मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आज का जो पार्ट था वो इस स्टोरी की स्टार्टिंग थी। सो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा, इंटरेस्टिंग लगा या फिर ऐसे ही नॉर्मल सा लगा, क्योंकि आपका बात मतलब आपका कमेंट्स जानना भी तो ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय और ध्यान रखिएगा अपने।